लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 60 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मानसिक शक्तियों के विकास के साथ ही काम वासना भी शरीर में विकसित होती है। निस्संदेह चरम सीमा तक भड़की हुई काम वासना संसार की सबसे बहुमूल्य मणि है, परंतु ये क्षण जीवन का सबसे नाजुक क्षण है। यौवन के विकास के साथ काम शक्ति का वेग स्वाभाविक ही बढ़ता है। स्वाभाविक रूप में इसका निवारण नहीं किया जा सकता। हमें ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि शारीरिक आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। गांधी जी काम विकास को रोकने की दो विधि बताते हैं, एक संयम, दूसरी प्राण शक्ति का संचय। उन्होंने रहन सहन और भोजन की सादगी तथा विचारों की शुद्धता पर जोर दिया है, परंतु उन्होंने उस वैज्ञानिक नैसर्गिक आवश्यकता को नहीं विचारा जिसकी धारा शरीर में काम कर रही है। कामोत्तेजना स्वस्थ शरीर में एक आग जलाती है और इस आग से कीड़े मकोड़े भी मस्त हो जाते हैं। कामोत्तेजना से रक्त की उत्तमता का गहरा संबंध है। जितना ही रक्त उत्तेजित होगा उतना ही स्वास्थ्य उत्तम होगा। रक्त की उत्तेजना ही काम की उत्तेजना है। मर्द जिज्ञासा ने जैसे श्रीमती बुलाकी दास के नारीत्व को झकझोर डाला, उसी भांति मोती बींधने के रहस्य ने जुगनू के पुरुषत्व को दमित कर दिया। श्रीमती बुलाकी दास एक संयतशीलवती कुलीन संभ्रांत प्रौढ़ नारी थी और जुगनू एक असंस्कृत हीन कुल चरित्रहीन तरुण युवा था। श्रीमती बुलाकी दास का नारित्व पत्नीत्व के आवरण में जकड़ा हुआ और प्रक्षिप्त था, परंतु जुगनू का पुरुषत्व सर्वथा उन्मुक्त, उन्मन और उच्छृंखल था। दोनों के बीच समाज था। समाज की मर्यादा की दुरूह दीवार थी, परंतु दोनों की अंतर्दृष्टि एक दूसरे पर केंद्रित हो रही थी। लाख लाख बार भूलने की चेष्टा करने पर भी श्रीमती बुलाकी दास के स्मृति पटल पर जुगनू का वो अश्रुतपूर्व वज्रवाक्य जैसे तप्त लोह शलाका से प्रतिक्षण शत सहस्त्र बार लिखा जा रहा था, और उसी के साथ प्रतिक्षण शत सहस्त्र बार जुगनू का ताज़ा यौवन से भरपूर बलिष्ठ और आकर्षक शरीर जबरदस्ती उनके मानस नेत्रों में घुसा पड़ रहा था। उनका यौवन अब चढ़ाव पर न था, परंतु लबालब था। ऐश्वर्य में वो सराबोर था, परंतु था समुद्र की भांति मर्यादित, संयत। कामतत्व उनके नारीत्व में न था, पत्नीत्व में था, परंतु अब उनके समूचे संस्कारों, संयमों, मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन करता हुआ वो काम तत्व पत्नीत्व के कवच को तोड़ता फोड़ता नारीत्व की ओर उमड़ा चला आ रहा था, और उनका सारा ही संयम जैसे खर्च होता जा रहा था। परंतु जैसे अज्ञात ही में इस अंतर्द्वंद्व में उनकी चेतना में उनकी एक अयोग्यता की पूर्ति भी छिपी हुई थी, जो इस संपूर्ण प्रवृत्ति की मूलधारा थी। वो थी पुत्र प्राप्ति की संभावना, जो उनको सफल नारी और सुरखरू पत्नी बना सकती थी, और जिसके लिए श्रीमती बुलाकी दास की श्रेणी की स्त्री बड़े से बड़ा मूल्य चुकाने पर आमादा हो सकती थी। जुगनू इस समय उस अवस्था को पहुंच चुका था जबकि पुरुष को स्त्री की अत्यंत आवश्यकता होती है। उसका स्वास्थ्य उत्तम था, यौवन उठता हुआ था, वासना अमर्यादित थी। वो हकीकत में समाज की मर्यादा से बद्ध न था। उसका न कोई इतिहास था, न वो खानदानी व्यक्ति था, न वो चरित्र से, न आदर्श से, न संयम से अनुबंधित था। परिस्थितियों ने उसे सभ्यशिष्ट समाज के साथ जकड़ दिया था, पर वो सभ्यशिष्ट तो कतई न था, परंतु उसे दुराचारी या लंपट कहने की अपेक्षा ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वो काम की भूख से पीड़ित था, और अपनी इस भूख की निवृत्ति के लिए वो खून तक कर सकता था। विवेक और शील का तो उसकी चेतना में कोई स्थान ही न था, फिर भी वो प्रकृत अपराधी पुरुष न था। बस यही खैरियत थी। गांधी जी का कहना है कि ये आवश्यक नहीं कि स्त्री पुरुष को इसीलिए विवाहित होकर रहना चाहिए कि वे संतानोत्पादन करें या काम वासना की पूर्ति करें। वे इस बात को मान लेने का कोई कारण नहीं देखते कि स्त्री पुरुष जैसे भिन्न लिंगी जोड़ों की संगति के मूल में संतानोत्पादन की भावना है। वे दंपति के प्रेम के मूल में प्राणी मात्र की एकता की साधना की कल्पना करते हैं, परंतु उनकी ये बातें सारहीन हैं और उस अनाड़ी आदमी के कथन के समान हास्यास्पद और अव्यवहार्य हैं, जो चिकित्सा शास्त्र को तो नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता है कि रोगी को दवा देने की एक परिपाटी है, अतः कुछ न कुछ दवा देने से फायदा ही हो जाएगा।
येन केन्तरोर्मूलम येन केनापि पेशितम येन केनापि दातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। संतानोत्पत्ति की चर्चा करते हुए वे फ्रांस का उदाहरण देते हैं, जहां की जनता बेलगाम सहवास आनंद उपभोग करने के लिए संतानोत्पत्ति पर अंकुश रखती थी, और अब जब वहां जन्म के मुकाबले मृत्यु बढ़ती गई तो वे संतानोत्पत्ति का धर्म सिखाने लगे। गत महायुद्ध में जब फ्रांस में 20 लाख विधवाएं हो गईं तो वहां ये समस्या उठ खड़ी हुई कि उनका क्या उपयोग किया जाए। पहले सोचा गया कि उन्हें विदेशियों को ब्याह दिया जाए, पर बाद में दूसरा ही निर्णय किया गया और उन्हें मुक्त सहवास का अवसर दे दिया गया। स्त्री पुरुष के लिए संयुक्त स्नान गृह, विहार आदि खोल दिए गए, जहां स्त्री पुरुष सुविधा से परस्पर मिल सकते थे, और उनकी इस अवैध संतति को राज्य ने रक्षित और शिक्षित करने का कार्य यत्न से अपने हाथ में लिया था। टॉलस्टॉय कहता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री पुरुष से कम है। उसका कहना है कि भले ही तुम उनके अधिकारों पर नियंत्रण न करो, उनका आदर प्रेम पुरुषों के समान ही करो और अधिकारों के मामलों में उन्हें पुरुषों ही के समान समझो, परंतु एक स्त्री पुरुष के समान बुद्धि, मानसिक विकास और अन्य विशेषताएं नहीं रख सकती। स्त्री आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है, उसे आध्यात्मिक समता की कीच से दबाना निर्दयता है। अलबत्ता स्त्रियों में मन को वश में रखने की क्षमता पुरुष की अपेक्षा अधिक है, किंतु बुद्धि के आवेशों पर उनकी श्रद्धा नहीं होती। वेद का एक वाक्य है कि सद्गुणी युवतियां उपयुक्त युवकों के पास जाएं। निसंदेह ये वाक्य स्त्री को पत्नीत्व से नहीं बांधता। यूनानी तत्ववेत्ता प्लेटो कहता है, सभी स्त्री पुरुष राष्ट्रीय संपत्ति हैं। बलवान और स्वस्थ स्त्री पुरुष चाहे जिस स्त्री पुरुष से कुछ समय तक संबंध रखकर संतान उत्पन्न करें। प्लेटो स्पष्ट ही विवाह का विरोधी है, परंतु प्लेटो के इस सिद्धांत में मनुष्य स्वभाव की तथा स्त्री पुरुषों के प्रकृत आकर्षण की स्पष्ट अवहेलना की गई है। उसके सिद्धांत में मातृत्व का, पितृत्व का, पति पत्नीत्व का कोई स्थान नहीं है। रोमन पद्धति में स्त्रियों की स्वाधीनता सुरक्षित थी। ईसा स्त्रियों के संबंध में उदार था, पर बाद के ईसाइयों ने स्त्री के प्रति अत्यंत हीन भाव, विरक्ति के प्रकट किए हैं। टॉलस्टॉय विवाह संस्था को ईसाइयत के विपरीत मानता है। वो उसे पाप और आत्मसेवा कहता है। वो कहता है कि आदमी को विवाह उसी प्रकार करना चाहिए जैसे वो मृत्यु को प्राप्त होता है। पुत्र के प्रति उसका वो आकर्षण नहीं है जो हिंदू पति का है। संतानोत्पत्ति के प्रति उसके हीन भाव हैं। यूरोप और अमेरिका में विवाह के पूर्व ही प्रायः युवतियां काम तृप्ति करने लगती हैं, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन अविश्वसनीय हो जाता है। वहां संतति निरोध को खास महत्व दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि जैसे प्राचीन नारियों का पुत्रोत्पादन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार आज सभ्य देशों में संतति निरोध आर्थिक महत्व का सर्वोपरि प्रश्न बनता जा रहा है। यूनानी प्राचीन सभ्यता में स्त्रियां पुरुषों की जंगम संपत्ति समझी जाती थीं और उनकी सामाजिक अवस्था गुलामों जैसी थी। प्रायः युवक युवतियों को उनके पिताओं से खरीद लेते थे और ऐसी लड़कियों पर उनका पूर्ण अधिकार होता था। प्लेटो ने जब नवीन राष्ट्रीयता के सिद्धांत बनाए तो उनका असर समाज पर भी पड़ा। स्पार्टा में कमजोरों और बूढ़ों से उनकी युवती पत्नियां कानूनन छीन ली जाती थीं और बलवान युवकों को दे दी जाती थी। परंतु समय बदलता गया। रोमन विजयों ने प्राचीन यूनान के सब रीति रस्मों में क्रांति ला दी। यूरोप में भी मिल और रस्किन जैसे समर्थ मनस्वी पुरुष हुए, जिन्होंने स्त्रियों की दशा को बहुत उन्नत किया। मिल ने स्त्री पुरुष को समान बताया, जिससे स्त्रियों में पति पर विजय पाने की शक्ति बढ़ती गई। रस्किन ने नारी जाति को शक्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। उसने समाज रचना में स्त्री का महत्व वर्णित किया। उसका कहना है, पुरुष कर्ता, सृष्टा, अन्वेषक और रक्षक है। उसकी बुद्धि चिंतन और आविष्कार के लिए है, पर नारी की शक्ति शासन के लिए है, युद्ध के लिए नहीं। उसमें आविष्कार और रचना की सामर्थ्य नहीं है। शासन प्रबंध और निर्माण की शक्ति है। वो वस्तुओं के उचित तत्व, गुण और अधिकार और स्थान की परख कर सकती है। अपने कर्तव्य और स्थान के लिहाज से वो सारी आपत्तियों तथा प्रलोभनों से बची रहती है। इन बातों ने यूरोप में पत्नीत्व की प्रतिष्ठा पुरुष की समान भूमि में स्थापित कर दी। यहाँ तक कि अनिवार्य रूप से एक पुरुष की एक समय में एक ही स्त्री पत्नी के रूप में रह सकती है। ये एक पत्नी व्रत अंग्रेज भारत में लाए और स्त्री समानता का भाव भी,
जिसे भारत के नवजीवन का पूरा पोषण मिला, परंतु एक पत्नी व्रत में बंधन के साथ यूरोप का तलाक नहीं सम्मिलित हुआ। अतः हिंदू पत्नी जरा सा सामाजिक विकास पाकर भी शुद्ध रूपेण पति की आर्थिक और सामाजिक दास्ता में बंधी हुई थी। और अब भी जब उसके बंधन एक एक करके खोले जा रहे हैं, वो बंधी रहने की चिरंतन अभ्यस्त बनी हुई है। श्रीमती बुलाकी दास ऐसी ही भारतीय महिला थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 60, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।